नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के तमाम पहलुओं पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना से के संदर्भ में जिसका शायद सिनेमा और जो सत्ता है उसके रिश्तों पर कहीं न कहीं कुछ असर पड़ना स्वाभाविक है या पड़ना देखा जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में आरएसएस के शताब्दी समारोह में हिंदी सिनेमा के कुछ बहुत बड़े चेहरों की मौजूदगी के बारे में। मुंबई में समारोह हुआ था 7 और 8 फरवरी को और वहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में उनके इंटरेक्शन के दौरान, उनके भाषण के दौरान, उनकी बातचीत व्याख्यान के दौरान वहाँ पर हिंदी सिनेमा के कुछ बहुत बड़े सितारे अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, विकी कौशल, सुभाष घई, इस तरह के बड़े-बड़े नाम मौजूद थे और तमाम नाम मौजूद थे। तो ये मौजूदगी क्या कहलाती है? क्या ये किसी तरह का एक नज़दीक आना है सिनेमा का राजनीति के? क्या ये जो हमारा एक सामाजिक राजनीतिक दिशा है हमारे समाज की, मनोरंजन की दुनिया की, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आ रहा है? सलमान खान अगर मोहन भागवत का लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्यों वहाँ पर गए हैं? सवाल ये भी नहीं है कि कौन गया और क्यों गया? सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड अब सत्ता के जो सबसे बड़ा वैचारिक केंद्र है, आरएसएस, हम जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो उसकी जननी है। उसकी पैदाइश आरएसएस से हुई है बीजेपी की। तो ऐसे में आरएसएस के 100वें साल के समारोह में सिनेमा के बड़े नामों की मौजूदगी क्या कहती है, आज हम इसी पर विचार करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने निर्देशक विनय शुक्ला जी, गॉड मदर फिल्म के निर्देशक रहे। गॉड मदर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म है। हमारे साथ जबरीमल पारख साहब हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने विश्लेषक हैं, दशकों से विश्लेषण कर रहे हैं हिंदी सिनेमा का, कई किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मज जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं हिंदी सिनेमा के। हितेंद्र पटेल साहब हैं जो कि पेशे से प्राध्यापक है और संस्कृति सिनेमा के सवालों पर हमारे साथ अक्सर चर्चाओं में शामिल होते हैं। फरीद खान साहब हैं जो कि हिंदी सिनेमा से बतौर पटकथा लेखक जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। विनय जी, बातचीत की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूँ। आज आप बहुत समय बाद हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सॉरी। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत लंबे समय से फ़िल्मी दुनिया में सक्रिय हैं बतौर निर्देशक, लेखक और आपने बहुत नज़दीक से बहुत सारे बदलावों को देखा है। तो ये जो चीज़ है, ये किस तरह का आपको इसमें क्या संकेत दिखाई देते हैं? क्या ये सिनेमा और जिसको जैसे मैंने कहा कि सत्ता के कुछ जो नए सत्ता समीकरण हैं, उनका संकेत है या कि ये किसी की तरह की अपने आप को एक सेव करने की एक रणनीति है, अपने प्रोटेक्शन की एक रणनीति है बॉलीवुड के लिए? आप सबको नमस्कार। ऐसा है अमिताभ जी कि देखिए, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सब में, तो इंक्लूडिंग फिल्म पर्सनैलिटीज, अब वो जाना चाह रहे हैं यहाँ तो जाए, उसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन होता ये है कि जब आप आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आप हिस्सा लेते हैं एज पब्लिक फिगर, तो ये आपका जो एक्ट है वो सिर्फ प्राइवेट नहीं रह जाता, वो एक पब्लिक एक्ट बन जाता है। वो एक जो है एक कहीं एक घोषणा करता है साइलेंट, और ये जो है, तो अगर उन्होंने ये किया है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई आपने ये जो है अटेंड क्यों किया। तो मैं सबसे पहले, और आप ये देखिए कि जो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजॉरिटेरियन उसकी बात करता है, सेक्युलर के उसके खिलाफ है। और जब ये ऐसे लोग जब ये अटेंड करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं, ये नैरेटिव जो है उनका ये एंडोर्स कर रहे हैं आप। भले ही आप मतलब वो कर सकते थे, जा सकते थे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पहली बार एक आप स्टेटमेंट दे रहे हैं आपकी प्रेजेंस से, और दूसरा ये
कि क्या आप इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं? क्या आप एज सोशल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि कल्चरली इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो आप ये चाहते हैं कि ये समाज जो है ये इस तरफ रुक जाए, झुक जाए? तो ये एक मेरे लिए जो है ये एक इट्स अ वेरी सम क्वेश्चन। जी, आपके लिए आपने कहा एक वरीसम क्वेश्चन है और इसी चिंता को जो आपने जताया है, इसको मैं लेकर के अजय जी आपके पास आता हूँ। जैसा कि विनय जी ने कहा कि क्या ये आप एक विचारधारा को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ़िल्मी सितारों का जनता के ऊपर बहुत असर होता है। लोग उनके सिर्फ़ पहनावे को ही या उनके फ़ैशन को ही नहीं इमिटेट करते हैं, जिस तरह से फ़िल्म सितारे बिहेव करते हैं या जो बातें वो कहते हैं अपनी पब्लिक इंटरेक्शंस के दौरान, उनका भी लोगों पर असर होता है। ये हमने बहुत ज़माने से देखा है और आज जो बदलाव आए उसके बावजूद जिस तरह की दीवानगी फ़िल्म स्टार्स की दिखी जाती है, तो ऐसे में अगर सलमान खान, अक्षय कुमार, विकी कौशल, रणबीर कपूर इस तरह के सितारे देखे जाते हैं, सुभाष घई अगर वहाँ पर नज़र आते हैं आरएसएस के समारोह में, प्रसून जोशी दिखते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े नाम वहाँ दिखते हैं, शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्री दिखती है। तो ये जो है ये किस तरह का संकेत है? क्या ये जो बात विनय जी कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेसी देने की बात है, तो लेजिटिमेसी जो है वो किसको दी जा रही है? बॉलीवुड आरएसएस को लेजिटिमाइज़ कर रहा है या आरएसएस जो है वो बॉलीवुड को कहीं न कहीं एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं चलो ठीक है, तुम जिस तरह का काम कर रहे हो वो मतलब थोड़ा बहुत हमारे साथ भला अगर हमारे यहाँ बैठे और खास तौर से मोहन भागवत ने साफ-साफ कहा कि भाई सलमान खान जी जो हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो उसको लोग उसकी नकल करते हैं। उन्होंने और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लेकिन सलमान जी ऐसा क्यों करते हैं? या तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं क्या एक और आरएसएस जो है वो बिग डैडी प्ले करने की कोशिश कर रहा है या इसको मैं वो पॉपुलर जो एक गाना था पुराना अमिताभ बच्चन की फ़िल्म का उससे उसकी पैरोडी के तौर पर कहूँ तो बॉलीवुड के अंगने में आरएसएस का क्या काम है? या आरएसएस के अंगने में बॉलीवुड का क्या काम है? तो ये जो है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप म्यूट पर हैं। हाँ, देखिए जी, ये जी। देखिए ऐसा है कि जो सतह पर दिख रहा है, जो कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, उसके नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। और विनय जी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जब इस तरह का कोई आयोजन होता है तो उसके पीछे पूरी एक कवायद होती है। कुछ लोग रहते हैं जिनको ये ड्यूटी दी जाती है कि आप इंतजाम करो लोगों का बुलाने का, उनको कैसे भी इस समारोह में या इस बैठकी में ले आओ। वैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं और फिर उसमें प्रलोभन, दबाव और दूसरे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि ये प्रभाव, ये दबाव, ये सब कुछ जितना दिख रहा है ना, उतना बड़ा है नहीं। क्योंकि जितने लोग वहां गए, वो इंडस्ट्री के मुश्किल से 4% लोग हैं और इन्फ्लुएंसर की बात कहें, उनके पॉपुलैरिटी की बात कहें, तो भी उनसे ज्यादा पॉपुलर लोग हैं जो नहीं गए। तो हमें उन पर भी गौर करना चाहिए था कि जो लोग नहीं गए। अगर सिर्फ तीनों खानों की बात करें हम, सलमान खान गए, आमिर नहीं गए, शाहरुख नहीं गए, इस पर भी गौर करना चाहिए, वे क्यों नहीं गए। शायद उनको बुलाया ना गया हो अजय जी, शायद उनको बुलाया ना गया हो। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। तो ये है कि जाने के पीछे की कई वजह, आप इसमें जो भी नाम बता रहे हैं उसमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके मामले फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं शिकंजे में है। वे लोग हैं, दूसरे वैसे लोग हैं जिनको एक ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए या पीठ पर उनका हाथ चाहिए, या चाहते हैं कि चलो यार चले जाते हैं, क्या करना है अपने को। वहीं कुछ अति उत्साही शिल्पा शेट्टी जैसे लोग भी हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनके पति फंसे हुए हैं अभी, और वो उनकी विचारधारा से प्रभावित दिख रही हैं। मुझे यहाँ आज ही मैंने देखा एक प्रसंग में 80 का प्रमोशन के लिए तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा दिल्ली में है। तो एक शो में तापसी पन्नू को 2 तस्वीरें दिखाई जाती हैं, मोदी जी की और राहुल जी की।
और पूछा जाता है कि आपका प्रिय नेता कौन है इनमें से, तापसी पन्नू थोड़ी देर सोचती है और फिर मोदी जी पर हाथ रखती है और फिर तुरंत कहती है मुझे अभी इस देश में रहना है। ये इतना बड़ा वक्तव्य है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा फैला कर देखें तो ये सारे लोग उस स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं जो वहां पहुंचे। और पहुंच करके अब हम आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर दबाव है, सत्ता का दबाव है, राजनीति का दबाव है, सत्ताधारी पार्टी का दबाव है। पिछले 14 सालों से ये दबाव चल रहा है, लेकिन 10 सालों के बाद अब जाकर के वो दिखना शुरू हुआ है। अब जाकर के वो चेहरे दिख रहे हैं जो ऐसे बड़े ही न्यूट्रल चेहरे हुआ करते थे, पॉपुलर चेहरे हुआ करते थे, लेकिन उनका अलाइनमेंट हो रहा है वहां पर। लेकिन क्या आपको पता है कि आरएसएस के खेमे में भी क्या चल रहा है? लोग इस बात से, जो मेरे मित्र बताते हैं, लोग इस बात से दुखी हैं कि सलमान खान को वहां क्यों बुलाया गया। लोग इस बात से दुखी हैं कि हमारे आरएसएस के प्रमुख कभी किसी व्यक्ति का नाम मंच से नहीं लेते थे, उन्होंने सलमान खान का नाम क्यों लिया? ये सवाल उनके अंदर से उठ रहा है, संगठन के अंदर उठ रहा है। तो चीजें बदल रही हैं, बदल करके आकार क्या लेंगी, उसका स्वरूप क्या होगा, वो सामने किस रूप में हमारे पास आएगा और कैसे दिखेगा। सलमान खान के बारे में हम सभी जानते हैं कि दो बड़े मामलों में फंसे हुए हैं अभी तक। फिर उनकी फिल्म गलवान रिलीज पर है। गलवान के बारे में यह सुनने में आया है कि उस फिल्म की शूटिंग के लिए सारी जो मंजूरी सरकार ने दी थी वो बाद में ऐन मौके पर वापस ले ली, इसलिए कि चीन ने कहीं से अपनी भवें तान ली थी और भारत सरकार अभी चीन को किसी भी तरीके से नाराज नहीं कर सकती। तो बहुत सारी चीजें दांव पे सामने जो नहीं दिखाई पड़ते हैं वो सारे भी चल रहे हैं इसमें। हम देख लेते हैं कि भैया आपने 25 नाम गिनाए, और भी 10-20 ऐसे लोग होंगे जो इतने मशहूर नहीं है लेकिन थे वहां पर, और उन लोगों ने कभी उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, आरएसएस की विचारधारा के बारे में और तमाम लोगों के बारे में बगैर जाने बूझे स्टेटमेंट दिया है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगर अकेले में कभी उनसे बैठकर बात करें, उनसे पूछें तो उनको नहीं मालूम है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। उन्हें कांग्रेस की भी विचारधारा नहीं मालूम है, उनको किसी की विचारधारा नहीं मालूम। वो जैसी बहे बयार पीठ तर तैसी कीजिए, वैसे लोग हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। किसी ने बहुत अच्छा एक मीम किसी ने बनाया कि भैया उन्होंने झुकने के लिए कहा था तो उनको लेटने लगे, और ये हो रहा है। जी जी, ये होता है हमारे सहकर्मियों में, हमारे पत्रकार बिरादरी में बड़े बड़े तुर्रम जो झंडा बुलंद किए हुए थे प्रतिरोध का, उनको झुकते हुए, लरसते हुए, कांपते हुए, गिरते हुए, समझौते करते हुए देखा है हमने और देख रहे हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं माना, एक सामान्य घटना है जिसमें वो आए, वहां उन्होंने बुलाया या लोग खुद ब खुद गए वहां पे, और एक संगठन की 2 दिनों की सभा हुई, उसमें उन्होंने एड्रेस किया। कुछ लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। मेरी नजर उन पर है कि वे लोग नहीं आए तो इंडस्ट्री अभी तक मैं मान रहा हूं कि नहीं झुकी है, नहीं दबी है और इनके प्रभाव में नहीं आई है। शुक्रिया जी। बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही फरीद जी, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि अजय जी कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री नहीं झुकी है, और उन्होंने, ठीक बात है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नामों को लिए बिना कहा कि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं और इंडस्ट्री के वो बड़ी हस्तियां हैं। सही बात है, लेकिन मैं अजय जी ने जो बात कही मैं आपसे उसका थोड़ा सा खुलासा चाहूंगा, आप अपनी तरफ से भी करें, और जो बातें विनय जी ने भी कही हैं, क्या ये मौका परस्ती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की? जैसे अजय जी ने जो बात कही कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए,
तो उनको ना तो कांग्रेस की विचारधारा से मतलब है, ना बीजेपी की विचारधारा से मतलब है। बस मेरा काम जो है वो, मेरा जो स्वार्थ है वो सधना चाहिए। जैसे सलमान खान का उन्होंने जिक्र किया, सलमान खान, उनके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के हमलों की तलवार भी लटकती रहती है, वो धमकियां भी आती रहती हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जाहिर बात है कि इनसिक्योरिटी होती है, और लोग चाहते हैं कि भाई जो रूलिंग पावर है, जो रूलिंग सेटअप है, उससे हमारी नजदीकी अगर है तो शायद हमको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए, ये बात है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का सिनेमा भी हम देख रहे हैं बनता हुआ, जैसे अभी आरएसएस के शताब्दी पर भी एक फिल्म बनी है शतक नाम से, तो शतक वो जो फिल्म है, बहुत सारी बातें हैं जो चल रही हैं अंदर खाने, सतह के नीचे, जो बात अजय जी ने कही, तो दोनों को मिलाकर के जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? ये जो आरएसएस का समारोह हुआ 2 दिन का, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ 4-5 बड़े सितारे गए थे, तमाम सारे लोग थे, छोटे बड़े बहुत सारे लोग थे, पूनम ढिल्लों, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, करण जौहर जिन्होंने बाहर आके बहुत तारीफ की, साहब मैं तो बड़ा मुरीद हो गया उनका, है ना। विक्की कौशल ने कहा कि साहब बड़ी सेंसिबल बातें की उन्होंने, और जैसे कि शिल्पा शेट्टी का जिक्र खुद अजय जी ने भी किया, बड़ी तारीफ की, और ये बात भी सही है कि उनके पति जो है वो पॉर्न के मामले में फंसे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ी अजीब सी मिली-जुली तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, सबको नमस्कार। देखिए, अजय जी ने जो बात कही एग्जैक्टली मैं उसी दिशा में सोच रहा था कि कौन कौन नहीं गया, और एक बड़ी संख्या दिखाई देती है नहीं जाने वालों की, और उन्होंने तो बहुत उदारता दिखाते हुए 4% कहा। मैं तो कह रहा हूँ 1% लोग ही वहां पर गए, जो, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी अब दुकान चलती नहीं है। उसमें से भी जो लोग गए उनमें से भी 1% लोगों की ही दुकान चल रही है। तो ये लोग ही वहां पर गए। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी आरएसएस सत्तारूढ़ पार्टी का मातृ संगठन है, तो हमको इसके साथ मिलाकर चलना चाहिए और इसके साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। क्योंकि वो धंधावादी लोग हैं, इसलिए वो कोई भी विचारधारा हो, जिसकी भी सरकार होती है उसके साथ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं। लेकिन आप आरएसएस की तरफ से देखिए तो भागवत जी ने जो सवाल जवाब वाला जो 2.5 घंटे का जो पूरा सत्र था, उसमें उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि हम प्रचार में बहुत कमजोर हैं, तो हम प्रचार करने आए हैं, ऐसा आशय था उनका। मेरे शब्द हैं, शब्द उनके नहीं है, लेकिन जो मैंने समझा मैं वो बोल रहा हूं। और उन्होंने एक चीज और साथ में जोड़ दी कि जब तक शेर सामने नहीं आता है सियार बोलता रहता है। तो अब यहाँ सियार कौन है, शेर कौन है? तो ये दरअसल अपना प्रचार, अपना एजेंडा, और वो मुझे कई बार लगता, क्योंकि उस भीड़ में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो उन्होंने लक्ष्य किया है, टारगेट किया है, या फिर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये उनको एक नया दक्षिणपंथी नैरेटिव देने की वर्कशॉप थी ये, ऐसा लगता है उसको देखकर। क्योंकि जो सवाल जवाब भी बहुत सारे ऐसे हो रहे थे जो पहले से ही पूछे जा चुके थे, उसको एंकर सिर्फ पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज वो उसको पढ़ रहा था। तो ये एक तरह की वर्कशॉप थी, एक वैचारिक वर्कशॉप थी। और दूसरा ये कि आरएसएस कुछ मामले में अपने आप को सरकार से ऊपर भी दिखाना चाहता है, इसलिए कि बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, उसका जवाब आरएसएस खुद दे रहा है। भागवत जी, आदरणीय भागवत जी ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और ये भी कह दिया कि इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। तो मुझे तो ये पूरी तरह से एक वर्कशॉप, एक आइडियोलॉजिकल वर्कशॉप, जो एक संगठित सुसंगत पार्टी का जो तरीका होता है वो उस तरह का
लगता है। और साथ में आप देखेंगे कि इसके केंद्र में एक मतलब जो उनका नैरेटिव था, उनका नैरेटिव ये था कि ये अपर कास्ट हिंदू पुरुष द्वारा कहा जा रहा था, जो सरकार से भी ऊपर है। उसमें जो महिलाएं हैं वो भी अन्य है, जो अल्पसंख्यक है वो भी अन्य है, यानी अदर है। हर कोई उनसे अदर है। वो जो मतलब बादशाह की तरह, राजा की तरह बैठे हैं और अपनी संसद को या अपने देश को संबोधित कर रहे हैं, इस तरह का भाव आ रहा था। इसलिए उन्होंने, और चूंकि उन्होंने धुरंधर का भी जिक्र किया और ये कहा कि जो फिल्म हमारी विचारधारा या हमारे संस्कार, वो बार बार संस्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो भारत के लोगों का संस्कार करते हैं। संस्कार का मतलब कि एक शेप में ढालना होता है, कल्चर्ड या सिविलाइज्ड बना रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो जो भी हमारे संस्कार के हिसाब से फिल्म होगी, उसको हमारे कार्यकर्ता विस्परिंग से उसका प्रचार करते हैं। ये शब्द थे, विस्परिंग शब्द उनके लिए थे। तो ये एक्चुअली ऐसी फिल्मों के लिए भी एक वर्कशॉप थी, जिसमें कि दूसरे लोगों को, जैसे करण जौहर जैसे लोगों को एक नैरेटिव देना उनके लिए जरूरी था। जो होम बाउंड जैसी फिल्म बनवा देते हैं, उनको ये बताना जरूरी था कि घुसपैठिया भी अपना एजेंडा है। उनको बताना था कि अल्पसंख्यक को हम इस तरह से मानते हैं, लेकिन वो जो मोहम्मद साहब का इस्लाम था वो तो शांति का था, लेकिन आज का इस्लाम वैसा नहीं है। तो वो एजेंडा धीरे 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 धीरे, वो ईसाइयत, जो ईसा मसीह का ईसाइयत था वो अलग था, आज वो अलग है। वो इस तरह से छोटी छोटी चीजों में, या वो ये कह रहे हैं कि जाति के लिए हमें लड़कियों को ब्याहना चाहिए, या वो ये कह रहे हैं कि जो खेती किसानी है उसमें उनके बच्चे अगर खेती करते हैं तो कोई लड़की नहीं देता उनको, क्योंकि वो खेती करते हैं। वो हर चीज के केंद्र में वो खुद थे, या वो जो वर्चस्ववादी वर्ग है वो था, और वो बता रहा है कि लड़कियों को कहाँ भेजना चाहिए, या लड़कियों को किनसे शादी करके वो भेदभाव मिटाना चाहिए, इस तरह का। तो ये सब कुछ हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग के एजेंडे में आने वाली चीजें हैं, इस नजरिए से हम कहानी लिखेंगे अगर हम उस वर्कशॉप में होंगे तो, या ऐसी फिल्में लिखवाई जाएंगी। इसलिए ये वर्कशॉप थी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। और ये वर्कशॉप वाला जो आपका नजरिया है, मैं हितेंद्र पटेल साहब आपके पास आता हूं। ये जो बात फरीद साहब ने कही कि ये एक तरह की वर्कशॉप थी आरएसएस की, अपने आप को सिनेमा इंडस्ट्री के नजदीक लाने की, और उनको ये बताने की कि भाई आप, जैसे आपको एक नैरेटिव थमा रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि करण जौहर जैसे लोगों को, कि जो आप होम बाउंड जैसी फिल्म बनाते हैं जिसमें कि दलित मुस्लिम कहीं दोस्ती दिखाते हैं आप, तो आप धुरंधर जैसे सिनेमा के बारे में सोचिए, क्योंकि वो जो है वो हर लिहाज से फायदेमंद है, पैसा भी कमा के दे रहा है, और जो एक राष्ट्रवादी नैरेटिव है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, मुसलमान है, सारी बातें आ जाती हैं। तो एक तो ये बात है, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये जो बातें जहां से विनय जी ने शुरू किया था कि एक लेजिटिमेसी का सवाल है, और ये कहीं ना कहीं एक आपसी रिश्तों को ठीक करने की बात है, लेकिन क्या ये आस्था है विचारधारा के प्रति किसी तरह की, जिसको अजय जी ने कहा कि नहीं कोई विचारधारा नहीं है, ये सब मौका परस्ती का मामला है, या ये कोई वैचारिक झुकाव या कोई सहमति है, कंसेंट है कि नहीं भाई ठीक है आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा करेंगे चुपचाप, या कोई एक मजबूरी है कि नहीं भाई हमारा अपना कुछ मामला फंसा, हमारी पूंछ दबी हुई है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये जो बात है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये जो बात अजय जी ने कही, फरीद साहब ने भी कही कि भाई बहुत कम लोग वहां गए थे, तो क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को तो फ्लॉक करना वहां जरूरी नहीं था, लेकिन जो बड़े नाम गए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो गए हैं वो बड़े चेहरे हैं। अगर रणबीर कपूर को ले लीजिए, अगर आप विकी कौशल को ले लीजिए, ये बड़े सितारे हैं आज की तारीख में, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये बड़े सितारे हैं। हेमा मालिनी तो खैर चलिए सांसद हैं बीजेपी की, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है या बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन ये कि करण जौहर, सुभाष घई, ये लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिकेट करता है। क्या कहेंगे आप?
नमस्कार। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। विनय जी ने जो कहा था वो मुझे सही लगता है कि ये एक संकेत तो है, और जब आप इतने बड़े सितारे को भागवत जी के मुंह से उनका नाम सुन के खुश होते हुए देखते हैं तो एक संकेत तो देश भर में जाता ही है। और सावरकर को भारत रत्न देकर भारत रत्न का सम्मान होगा, इस पर जो तालियां बजी हैं, तो मैंने देखा कि तालियां बजाने वाले वो लोग भी हैं जिनको हम मासूम समझ के कह रहे हैं कि ऐसे ही चले गए होंगे। ऐसा नहीं है, समय बदल गया है और ये संकेत सबको मिल गया है कि अगर इस जल में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। तो ये एक संकेत तो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स ये हैं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जो आरएसएस के समर्थक एक कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको इस बात की बड़ी चिंता है कि फिल्म के इन लोगों को आरएसएस वाले क्यों इतना इंटरटेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, उनको ये चिंता है कि ये लोग नजदीक आ रहे हैं, उनको लगता है कि इनको जो है अलग करके रखना चाहिए। फिल्म वाले लोग जो हैं ये लोग बड़े सुविधावादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। उन्होंने संजय दत्त का नाम लिया और तमाम लोगों का नाम लिया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम लोगों को अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। अब समय बदल गया है और आरएसएस के बारे में जैसे हम लोग सोचते थे, अब ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम लोग बचे हैं। अब आरएसएस जो है वो एक स्वीकृत संस्था है और आरएसएस के संगठन के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रपति जा चुके हैं, मतलब प्रणब मुखर्जी जा चुके हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब वो समय नहीं है कि जब हम लोग चिंतित होते थे कि सुनील दत्त जैसा व्यक्ति जो है वो शिवसेना प्रमुख से मिलने कैसे जा सकता है। हम लोग बड़े इस बात से दुखी हुए थे। अब समय बदल गया है। लेकिन मैं फरीद खां की बात से थोड़ा सहमत हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह से समझाया है कि एक वर्कशॉप टाइप का चल रहा है, और ये वर्कशॉप जो है ये वर्कशॉप वो कहीं सिर्फ फिल्म को लेके नहीं कर रहे हैं, विद्वानों को लेके भी कर रहे हैं। अभी एक लिटरेचर फेस्टिवल भी कर रहे हैं। तो उस लिटरेचर फेस्टिवल में जिन लोगों को बुलाते हैं बड़े कायदे से बुलाते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो उनके हार्डकोर होते हैं और कुछ साफ सुथरे चेहरे वाले लोग होते हैं, कुछ अन्य लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्ट लोग होते हैं जो जिनकी वामपंथी छवि होती है, उनको भी वो बुला लेते हैं। तो इस तरह से अपना विस्तार कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते थे ना कि एक मास फ्रंट होता था, तो मास फ्रंट में वो लोग होते थे जो लोग की स्वीकृत लोग होते थे, जिनको पार्टी के संग हम लोग नहीं जोड़ते थे। तो इस तरह से एक पार्टी का विस्तार होता था, उसको लेजिटिमेसी मिलती थी। तो ये काम अगर कम्युनिस्ट कर सकता है तो ये काम आरएसएस भी कर सकता है, और वो बड़ी दक्षता से ये काम कर रहे हैं। विद्वानों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, उनकी फंडिंग कर रहे हैं, और लेखक अध्यापकों की सभाओं में भी मैं देख रहा हूँ, जिसकी चर्चा कर रहे थे अजय जी, कि लोग झुक रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, सचमुच जो है लेट जा रहे हैं। और ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है कि अब ये कहना ही बेमानी लग रहा है, जैसे लगता है आउट ऑफ डेट हो जाना है कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे यही हो रहा है, और ये सर्वत्र हो रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को वॉच रखना चाहिए और जहां तक संभव हो इस बारे में चर्चा करते रहना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बदलाव का संकेत है। और ये जो संस्था है, इस संस्था की जो मूलभूत कमजोरियां हैं, जिसकी चर्चा फरीद भाई ने भी की, कि जैसे मैं जब भागवत जी को सुनता हूँ तो वो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मान लेता हूँ, लेकिन जिस मुद्रा में वो बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये एक तरह से पेट्रोनाइजिंग करना कि अच्छा आओ, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, हम तुम्हारे ही हैं, तुम हमारे ही हो, ये मुद्रा मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैं इस तरह की चीज़ों की ओर संकेत करना चाहता हूँ कि एक ऐसी संस्था जो चुनी हुई संस्था नहीं है, वो अगर किसी देश में इतनी शक्तिशाली दिखने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनको भी अपनी सीमा समझनी चाहिए। लेकिन सरकार ही अगर उनके सामने नतमस्तक हो जाए और बुद्धिजीवी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाए, तो मैं फिल्म बनाने वालों को, जिनका करोड़ों अरबों रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट है, उनको उनके साथ जाके खड़े होने में कोई बुराई नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड ही इस तरह का है
ये समय ही इस तरह का है कि अब हम लोग लोकतंत्र का एक नया चेहरा देख रहे हैं हमारे देश में। और मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं करता, भले उनकी फिल्में चल रही हों न चल रही हों, उनका गलवान का मामला फंसा हुआ हो, प्रचार तंत्र का जो भी मामला हो, मैं इसको बहुत सामान्य तरीके से देखता हूँ कि ये संभव है, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं जा सकता है। लेकिन ये संकेत हमारे लिए बहुत चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आम जो अधिकांश जो भारतीय हैं वो उतना सोचते नहीं हैं, वो बौद्धिक नहीं है उस तरह से, उनको इतिहास की उतनी स्मृति भी नहीं है कि इन लोगों का इनके साथ बैठने का मतलब क्या होता है। एक तरह से लेजिटिमेसी देना जो है वो किस तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है, ये बात समझाना हमारे लिए जरूरी है। और हम इसको नोटिस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं और कम से कम सावधान कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे पब्लिक के आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, इनको कम से कम और जवाबदेह होना चाहिए और अधिक जिम्मेवार होना चाहिए। ऐसी संस्था के सामने जाकर के खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है, भागवत जी की अच्छी खासी उम्र है, प्रणाम कर लिया ठीक है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना कि ये बहुत अच्छे हैं और हमें तो पहली बार मिली और मुझे लगा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हमारे जो ये लोग हमारे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? हम लोग इनको उस कोटि में नहीं रखेंगे जिस कोटि में हम लोग बड़े सितारों को रखते हैं जो हमारे लिए आदर्श बनते हैं। मैं बलराज साहनी को या देवानंद को या दिलीप कुमार को और इन लोग बड़े लोगों को मैं मानता हूं कि वो लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते थे, ऐसी सभाओं में नहीं जाते थे जिन सभाओं से उनकी जो पब्लिक छवि है उसको नुकसान पहुंचे। तो ये लोग असावधान लोग भी हैं और गैर जिम्मेदार लोग भी हैं, तो मैं तो इसी रूप में लेता हूं। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसको नोटिस करना चाहिए और इस पर लिखना चाहिए और बोलना चाहिए और इस दिशा में जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिर है। इसीलिए चूंकि ये बात ऐसी है जो आपने कहा है, इसी वजह से हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमको भी ये लगा कि भाई अगर इतनी जो एक हस्तियां हैं वो एक कार्यक्रम में जाकर के शरीक हैं और वहां उनका जिक्र हो रहा है और वो सब बाहर आकर के बहुत गदगद भाव से बातें कर रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। क्योंकि भाई ठीक है, पहले भी फिल्मी हस्तियां पॉलिटिक्स से या कहना चाहिए जो रूलिंग पूरा एक सत्ता समूह होता है उससे जुड़ी रही हैं, नेहरू के जमाने से हम देख रहे हैं और वो सब चलता रहा है। लेकिन आज जहां पहुंच गया है और जो आरएसएस, आपने भी कहा कि चुनाव संगठन नहीं है, लेकिन उसका इस तरह से शक्तिशाली हो जाना और उसके सामने सबका झुकना, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की छवि पेश करता है। फारक साहब, आपके पास आता हूं मैं। क्या ये जो बातें आज हम कर रहे हैं, जो जिस तरह से ये सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, क्या हम ये माने कि जो फिल्म इंडस्ट्री पहले अपने सेक्युलर इथॉस के लिए, एक सेक्युलर मूल्यों के लिए, प्रगतिशील मूल्यों के लिए, लिबरल चीजों के लिए, लिबरल प्रेजेंटेशन के लिए जानी जाती थी, क्या वो अब जो है वो जिसकी पहचान एक अलग तरह के सरोकारों से होती थी, जिसमें कल्चरल प्लूरलिज्म था, विविधता थी, वो क्या अब जो है वो मतलब अपनी सार्वजनिक तौर पर अपनी भूमिका बदल रही है? जो उसके चेहरे हैं, क्या वो राजनीतिक शक्ति संतुलन के हिसाब से अपनी भूमिका तय कर रही है? क्या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए? क्योंकि जो बात अजय जी ने कही और जो बात फरीद जी ने भी कही कि एक वर्कशॉप वाली बात है, अजय जी ने भी कहा कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जो हितेन जी ने बात कही और जो बात जहां से शुरू हुई थी, जो विनय जी ने कही थी, लेजिटिमेसी वाली बात है, तो ये लेजिटिमेसी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। बॉलीवुड आरएसएस को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है इन चेहरों के जरिए, क्योंकि ये लोग अगर बात करते हैं, जो की बात कही कि भाई हम प्रचार में बड़े कमजोर हैं, जो बात फरीद साहब ने कही, तो अगर वो फिल्मी सितारों का इस्तेमाल संगठन जो है आरएसएस अगर अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है किसी भी तरीके से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये संस्कृति के जरिए विचारधारा को सामान्य बनाने की कोशिश कही जा सकती है? सबको मित्रों को नमस्कार। जो बातें अब तक हुई है मेरी ख्याल वो सभी महत्वपूर्ण है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब फिल्मी दुनिया के 30-40 लोग ही सही अगर आरएसएस के द्वारा आयोजित, जिसमें आरएसएस का सरसंघ चालक भी मौजूद है, उसमें जाते हैं तो एक तरह की लेजिटिमेसी तो दी जाती है। वो लेजिटिमेसी उस तरह से कभी उनको मिली नहीं, वो तो राजनीति भी मिली थी,
7वें दशक में जब हमारे समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस को हराने के लिए आरएसएस और भारतीय जनसंघ को उन संगठन उन मोर्चों में शामिल किया, तो वो उनको लेजिटिमेसी ही दी थी उन्होंने, और उस लेजिटिमेसी का ही नतीजा है कि बाद में धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती रही। हम आमतौर पर जिसकी तरफ संकेत हमारे कई मित्रों ने किया, हम आमतौर पर इस बात को भूल जाते हैं कि आरएसएस दरअसल एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, भले ही वो दावा करें। आरएसएस जो है एक ऐसी विचारधारा का संगठन है जिसका विरोध सीधे तौर पर हमारे संविधान से, यानी कि संविधान के जो मूल्य हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो समानता हो, सामाजिक न्याय हो, और चाहे फेडरलिज्म हो, इनमें से किसी भी चीज में आरएसएस विश्वास नहीं करता। और आरएसएस न केवल विश्वास नहीं करता है, पिछले आजादी के बाद का पूरा समय इस बात का गवाह है कि वो इस संविधान की इन मान्यताओं के विरुद्ध काम करता रहा है और लोगों के बीच में काम करता रहा है। अब यहीं पर सिनेमा की बात आती है। सिनेमा की बात यह है कि एक लंबा समय, करीबन 40-50 साल तो कह ही सकते हैं, कि हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा जो है वो संविधान के मूल्यों का वाहक रहा है, भले बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से ही सही, लेकिन पिछले 15-20 साल से इसमें परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन जो हुआ है उसके माध्यम से जो विचारधारा अब फिल्मों के माध्यम से आ रही है, सभी फिल्मों के माध्यम से नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो फरीद खान ने कही, वो मैं कहूंगा अगली बार, मतलब आगे, वो यह है कि वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो कि उनकी विचारधारा का कहीं न कहीं प्रचार करती है। अगर वो आरएसएस की विचारधारा का प्रचार करती है तो स्पष्ट है कि वो हमारी संविधान की में जो अंतर्निहित विचारधारा है, संविधान के जो मूल्य हैं, उसके विरोध में है। और अगर उसके विरोध में है तो स्पष्ट रूप से यह विचार करने की जरूरत है कि क्या ऐसे संगठन के फिल्मी दुनिया पर बढ़ते प्रभाव से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हितेंद्र जी ने जरूर कहा, इस बात से मैं उनकी बात से सहमत हूँ, कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। यहाँ पर जो फरीद खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम विस्परिंग द्वारा फैलाते हैं। मैं इसे विस्परिंग मात्र नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई फिल्म जो उनकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो बंगाल फाइल्स हो, चाहे जो है कश्मीर फाइल्स हो और छावा हो, ये सब फिल्में अगर देखें तो इन फिल्मों को, इनमें से कुछ फिल्में तो बहुत लोकप्रिय भी हुई है, लेकिन जो फिल्में लोकप्रिय नहीं हुई है उनके भी रील बना के, उनकी क्लिप्स के द्वारा वो अपने संगठनों, अपनी शाखाओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। और वो जो जहर जाता है, वो जहर ज्यादा चिंता का विषय है। ये सही है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा, उन्हें ठीक ठीक ये पता नहीं है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वी और अवर नेशनहुड नामक जो गोलवलकर की किताब है, उसमें इस हिंदू राष्ट्र जिसको बनाना उनका लक्ष्य है, उस हिंदू राष्ट्र के 3 सबसे बड़े शत्रु बताए गए हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। अब इस कम्युनिस्ट को आप चाहें तो कोई भी लेफ्ट लिबरल सेक्युलर संगठन और व्यक्ति को सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। अगर ये दबाव बढ़ता है, अगर डर के मारे ही सही, किसी भी कारण से सही, सिनेमा के लोग वहां जाते हैं, तो वो केवल लेजिटिमेसी नहीं देती, वो इस बात का संकेत भी दे रहे होते हैं कि अगर आपके नेतृत्व में आपके लोगों द्वारा फिल्में बनाई जाती है तो उसमें काम करने के लिए हम तैयार हैं।
उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसका असर जनता पर क्या होता है उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस बैठक को केवल इस रूप में देखना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग उसमें शामिल हुए। निश्चित रूप से कम लोग शामिल हुए, 30-40 लोग। एक इतने बड़े कहना चाहिए कि उद्योग या इतने बड़े लोकप्रिय माध्यम में जिसमें हजारों हजार लोग काम करते हैं, वहाँ 30-40 लोगों की कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन ये 30-40 लोग सामान्य लोग नहीं है। ये इन 30-40 लोगों के पीछे उनका अनुकरण करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले, उनको अपना आदर्श मानने वाले लाखों लाख लोग हैं। और इस दृष्टि से देखें तो यह एक बहुत न केवल चिंता का विषय है, बल्कि ये सोचने की भी जरूरत है कि वह लोकप्रिय माध्यम जो कभी सारे वर्गों और सारे समुदायों को साथ लेकर चलता था, जिसके लिए सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़ा मूल्य जो था हमारा संविधान था, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि एक ऐसी फांसीवादी नाजीवादी विचारधारा का अनुकरण करने वाले संगठन के नेता का इतना भव्य स्वागत भी करता है और उसकी प्रशंसा में एक तरह से अपने आप को उन्होंने बिछा दिया है। ये निश्चय ही चिंता का विषय है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये निश्चय चिंता का विषय है। मैं विनय जी वापस आपके पास लौटता हूँ और जो बात जहां परख साहब ने खत्म की है, मैं वापस आपके उस लेजिटिमेसी वाले एंगल पर आता हूं, क्योंकि वो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सारे जितने हमारे यहाँ पर हम सबने जो चर्चा की, बाकी साथियों ने सबने उस एक धागे को पकड़ करके उस पे निकल गए। तो मैं आपसे एक बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात परख साहब ने कही और फरीद जी ने भी कही, अजय जी ने भी कही, एक तरीके से जो हमारा, और आप तो खुद उस सिनेमा का हिस्सा हैं, अब बहुत अच्छी आपकी एक कहना चाहिए कि भूमिका है और तजुर्बा है आपका। तो क्या जो हमारा सिनेमा है, इसकी जो एक ऐतिहासिक भूमिका रही है समाज निर्माण में, देश निर्माण में, क्या ये उस अपनी भूमिका से दूर जा रहा है? ये जो बातें हैं, क्या ये जो चिंताएं हैं, जो बात अभी, और अजय जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया तापसी पन्नू का, वो कार्यक्रम के जरिए, जहां उन्होंने कहा कि भाई मुझे अभी यहाँ इस देश में रहना है। मतलब तो ये है कि ये एक किस्म का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव तो हम महसूस कर ही रहे हैं। तो क्या ये जो सिनेमा जो आज इंडस्ट्री है, जो कि बड़ी बिखरी हुई इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी क्या ये जो इसका हिस्टोरिकल रोल रहा है इन द मेकिंग ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, उससे दूर जा रहा है? क्या कहेंगे आप? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं विनय जी आपका ये सवाल आपके है आपसे, और जब आप अनम्यूट हो जाए तो फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं अजय जी फिर आपके पास आता हूँ। जो सवाल मैंने विनय जी से पूछा है वो उनके लिए तो है ही, लेकिन वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि सिनेमा अपनी ऐतिहासिक भूमिका से दूर जा रहा है? जैसा मैंने कहा कि जो उसका एक समाज निर्माण में रोल होता था, और जिस वजह से हम सिनेमा को इतना महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं, आरएसएस भी मानता है, सारे संगठन मानते हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं, क्योंकि वो फिल्म स्टार्स जो होते हैं या सिनेमा की जो कम्युनिटी है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, सॉफ्ट पावर है सिनेमा का पूरी दुनिया भर में। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल एक अलग सवाल पे चले जाएंगे कि फिल्मों की सामाजिक भूमिका क्या। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या उस भूमिका से वो दूर, जो उसका हिस्टोरिकल रोल है, क्या उससे वो दूर होता जा रहा है आज का जो सिनेमा है? मैं ये कह रहा हूँ। पहले तो यही तय करना होगा कि कोई सामाजिक भूमिका है भी क्या, या सिर्फ मनोरंजन है। अगर कोई सामाजिक भूमिका रही है तो वो क्या रही है। हम एक धारणा लेके चल रहे हैं कि सिनेमा का सामाजिक प्रभाव होता है। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं अजय जी। विनय जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आप को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए, तो आपका ऑडियो जो है ठीक हो जाएगा। आप लॉग आउट कीजिए और फिर से लॉग इन कर लीजिए। आप सिस्टम से लॉग आउट हो जाइए और फिर उसके बाद लॉग इन कर लीजिए। अगर आप ये कर सके तो शायद आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। अजय जी बोलिए आप प्लीज। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 100 सालों का इतिहास, सिनेमा का 100 साल से ज्यादा हो गया, 76 साल आजादी के हो गए। सिनेमा का सामाजिक प्रभाव किस रूप से पड़ा है कि पिछले 12 साल से भाजपा का शासन हम देख रहे हैं। अगर ये सामाजिक प्रभाव पड़ा रहता है और लोगों में ये चेतना जागी रहे तो सिनेमा की भूमिका समझ में आती। तो मैं इस प्रश्न पर अब ज्यादा परेशान नहीं होता
कि सिनेमा की कोई भूमिका बदल रही है, सिनेमा में क्या हो रहा है, कौन। अच्छा, अजय जी का फारूक साहब सिग्नल ने फ्रीज कहा, हो रहा है। हाँ। जितेंद्र जी ने भी बताया, फरीद साहब ने बताया, और जिस दबाव की बात विनय जी कह रहे हैं उनको मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग। अच्छा, अजय जी का भी सिग्नल टूट रहा है, कोई बात नहीं। मैं हितेंद्र पटेल साहब आपके पास आता हूँ। जो बात अभी अजय जी ने कही कि क्या सिनेमा की कोई भूमिका है भी, ये हमको इस पर भी विचार करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं, हम तो ये एक तरीके से मतलब एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस की तरह से लेते हैं कि भाई सिनेमा की एक भूमिका है, और खासतौर से हिंदुस्तानी सिनेमा जो हम बहुत जबरदस्त भूमिका है, और मैं इस जी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिनेमा का जो प्रभाव है वो तो है, बहुत जबरदस्त है, एंटरटेनमेंट भी है और प्रभाव भी है, दोनों है। मैं एक ऐसा ही हाइपोथेटिकल सवाल, इतने विद्वान लोग साथी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि 1925 में तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से या प्रगतिशील की तरफ से बंबई में कोई आयोजन होता, तो अगर इनको इनवाइट किया जाता इतने सारे लोगों में, तो कितने लोग आते? ये मैं एक ऐसा ही पूछता हूँ, मतलब मैं आपसे विचार करने के लिए कहता नहीं, बहुत हूँ दिलचस्प सवाल है, बहुत दिलचस्प और कि बड़ा मौजूद सवाल है। आते या नहीं आते, बिल्कुल। जबकि मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी से या कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग, काफी लोग हिंदी फिल्मों में रहे हैं, तो कितने जी लोग जी आते? हितेंद्र जी, मैं बोलूं, ऐसे आयोजन हुए हैं, इफ्ता के द्वारा हुए हैं, और लोग उसमें गए हैं, जिन बहुत जो अच्छी बात। बलराज सानी के आप नाम ले रहे हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम ले रहे हैं, आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। हम जानते हैं कि इफ्ता का क्या प्रभाव रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन इफ्ता वाला प्रभाव भी आरएसएस का नहीं है अभी तक। जी जी, नहीं नहीं अजय जी, मेरे ख्याल में पटेल साहब ने जो बात कही है वो ये कहना चाह रहे हैं, शायद अगर मैं उनको ठीक समझ पाया हूं, वो कहना चाहे अगर आज की तारीख में हम देखें, क्योंकि 1925 इत्तेफाक से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का भी 100वां साल है, मतलब उसका साल था, और उसके भी 100 साल हो गए हैं। तो अगर वो संगठन कोई अपना प्रोग्राम करता, जैसे कि मोहन भागवत का प्रोग्राम हुआ, तो उसमें क्या इतनी मौजूदगी होती? बहरहाल ये सवाल है, और मैं विनय जी के पास वापस जा रहा हूं, क्योंकि विनय जी जुड़ गए हैं। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था विनय जी, कि क्या ये जो लेजिटिमेसी का सवाल है और जो आपने उठाया था बेसिकली, क्या बॉलीवुड अपनी ऐतिहासिक भूमिका से दूर जा रहा है? मतलब हिंदी सिनेमा अगर हम उसको कह लें, तो क्या उससे दूर जा रहा है? जो एक समाज निर्माण की उसकी बात थी, और जो जिन पॉपुलर सेक्युलर वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, जो बात पारक साहब ने उठाई कि जो एक हमारा संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों पर आधारित था हमारा सिनेमा, एक लंबे समय तक हमने देखा है। लेकिन आज जो हम ये देख रहे हैं, क्या ये हम इसको माने कि ये हम जो सिनेमा है वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका से दूर जा रहा है? क्या कहेंगे आप? मैं देखिए, जो है पारिक साहब ने बड़ा एक अहम बात की थी, संविधान और सिनेमा। और देखा जाए तो देखिए, संविधान जो है हमारा सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव है, और मैं पिछले 8-10 साल से, मैं 15-20 साल तो नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले 8-10 साल से पहले से जो सिनेमा था ज़्यादातर, और अभी भी है, ऐसा नहीं है पूरा, लेकिन वो वाकई सेक्युलर था, वो वाकई जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानता था। और एक ज़माना था जब फिल्मों में हम हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्मों में जानबूझ के, क्योंकि पार्टीशन के बाद का हिस्सा था, तो एक मुस्लिम कैरेक्टर ऐसा क्रिएट करते थे जो सिंपैथेटिक होता था। अब हम वो सिनेमा बनाते हैं जहाँ पे कि मुस्लिम कैरेक्टर जो है वो विलेन होता है। तो ये कि आप जो है कल्चरल आइडेंटिटी जो है एक क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट विरुद्ध खड़ा होना चाहते हैं, और ये बड़े उससे फोर्सफुली किया जा रहा है। जो 2-4 फिल्मों का नाम लिया, उनमें सब में देखा जाए आप, तो जो मुस्लिम कैरेक्टर है वो बहुत खतरनाक विलन है, और मतलब ऐसा कि जिससे घिन आए, ऐसा कैरेक्टर है। तो आप जो है सबलिमिनली आप ऑडियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आज के कुछ फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, और वो फिल्में अनफॉर्चुनेटली जो है हिट हो रही,
और ये एक जो बात मैं कहूँगा कि हमारे सिनेमा एक जवाबदेही थी। एक कोई भी जो है एक मीडियम होता है जो समाज से सीधा ताल्लुक़ रखता है, जो समाज को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। और वो अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ लोग जो बना रहे हैं उनमें से कुछ तो शायद इस बात की ये सब्सक्राइब करते हैं इस आइडियोलॉजी को, तो इसलिए बना रहे हैं वो। मैं नाम नहीं लूँगा उन फिल्म मेकर्स के कि, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स बनती है या इस तरीके की फिल्में बनती हैं तो वो जो उनके फिल्म मेकर्स हैं, या केरला फाइल्स बनती है तो इनके फिल्म मेकर्स जो है सब्सक्राइब करते हैं उसकी आइडियोलॉजी को। और कुछ लोग जो है वो ट्रेंड देख के बना रहे हैं फिल्में कि यार ये ट्रेंड चल रहा है तो इसमें डाल दो ये। और तो सवाल ये उठता है आज की तारीख में कि क्या हम फिल्म मेकर्स जो हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचें? क्या हम वो बिना ये समझे पूछे कि हम जो संदेश दे रहे हैं उसका क्या असर होगा, फिल्में बनाएं? ये एक जो वो मूल सवाल जो था आपका कि ये एक वाकई, क्योंकि जब देखिए लेफ्टिस्ट धारा रही हो या नेहरू का सोशलिज्म रहा हो, वहाँ पे एक इंसानी वैल्यूज जो है उसकी अहमियत थी। एक इंसान को बड़ा माना जाता था। आज आप इंसान को डिवाइड कर रहे हैं, आप आज उसको उसकी कल्चरल आइडेंटिटी पे डिवाइड कर रहे हैं। और आप ये साफ कह रहे हैं कि ये वही जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि भैया हिंदू जो है वही एक क्या सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब लोग तो जो हैं वो विलन है। तो मैं ये बात यही मतलब ये आज की आपकी जो चर्चा है उसका मेन चीज़ ये है, सोचने की बात ये है कि क्या हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और आप चूंकि एक बहुत वरिष्ठ फिल्मकार हैं, इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ये जो चिंता है, ये जो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये आपके जरिए इस सवाल आना अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक कंसर्न है इंडस्ट्री के अंदर भी, एक सेक्शन है जो इस बात से बहुत चिंतित है कि जिस तरह से सिनेमा बदल रहा है। और आपने जो बात कही कि हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, यही कुल मिला करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो लगता है उस हिंदू में भी अब जो है वो जो एक सवर्ण हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बात आ रही है। क्योंकि अब जिस तरीके से आ रहा है मामला, वो अब देखिए ना, घूसखोर पंडित को लेकर के जिस तरीके का विवाद हुआ है, और अब उसमें डर करके उन्होंने कहा भाई हम अपना नाम बदल रहे, सब कुछ कर रहे हैं। फरीद साहब, आपके पास आता हूँ, चूंकि आप भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो ये जो बात विनय जी ने कही है, इस कंसर्न से जाहिर बात है आप इससे सहमत ही होंगे, इससे सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आप इस चीज को किस तरह से मैं कहूंगा कि जो नया दौर चल रहा है सिनेमा का, उसमें किस तरह से आप व्याख्यायित करेंगे कि जिस तरह से हमारा सिनेमा जा रहा है कि अब धर्म का मामला आ रहा है तो उसमें आपको मुसलमान को विलन दिखाना ही है, और अब जाति के आधार पर दिखाएंगे तो आप उसमें ये चाहेंगे कि भाई जो अपर कास्ट सुप्रीमेसी है वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश, क्योंकि जैसे ही आपने दलितों के बारे में सिनेमा बनाना शुरू किया तो उसके बारे में कहा जाएगा कि साहब आप तो देखिए पंडितों को विलन दिखा रहे हैं। फिर क्या होगा, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि जब पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी होती हैं जो यथास्थितिवाद के लिए परिवेश निर्माण का काम करती है, तो आरएसएस ऐसा ही एक एजेंसी है जो समाज में यथास्थितिवाद या ऐसी स्थिति जिसमें कि कोई बदलाव ना हो और जो कुछ अच्छा है वो सब पुराना ही अच्छा है, कुछ भी जो नया होगा उसमें देख लो कर लो, लेकिन धरातल पर उनके कार्यकर्ता उसके विरोधी ही होते हैं। तो वो एक तरह से ये वर्कशॉप दरअसल यथास्थितिवाद का नैरेटिव भी देने के लिए था। और आप देखें कि वो सारी बातें जिसको प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, वो
जैसे सुरक्षा की बात, जैसे घुसपैठिया की बात, जैसे कुछ भी कन्वर्जन की बात, वो सब कुछ सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। और ये जो कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जो भी उदाहरण जो उन्होंने 2-3 प्रसंग बताए, उसमें एक पुरानेपन का एहसास है कि वो जो पहले होता था वो ज्यादा बेहतर था। यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यकों में भी वो पहले वाला अच्छा था, अभी वाला अच्छा नहीं है। वो हर जी जगह जो प्रतिक्रियावादी जो सोच है उसके लिए दरअसल ये यथास्थितिवाद को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पारक जी ने कहा कि अगर संविधान के पक्ष में वो रहेंगे तो प्रोग्रेसिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपको प्रगति के रास्ते पर ही डालता है। आप उसकी सोच का अनुसरण करते हैं तो। लेकिन अगर आप उसमें जरा सा भी उसमें विचलन है, इसका मतलब ही है कि आपको पीछे की तरफ ही जाना होगा। तो पीछे की सारी चीजें ग्लोरीफाई की जाएंगी, उसकी मान्यताओं को, उसकी कहानियों को, उसके पात्रों को, और इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो सब कुछ, यहाँ तक कि साहित्य में भी ऐसी वर्कशॉप चल रही है जिसमें कि वो इस तरह का साहित्य रचा जाए। और जी बिल्कुल, जो वैधता वाली बात है वो उससे भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी भी दक्षिण पंथ के पास ना अच्छे लेखक हैं, ना अच्छे कलाकार हैं, ना अच्छे निर्देशक हैं। ये कोई अहंकार नहीं है वामपंथियों का, लेकिन ये सच है, ये उदारवादियों का अहंकार नहीं है। तो वो अपनी वैधता भी चाहते हैं, लेकिन वो साथ में वो शेर आ गया है इसका भी एहसास दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पारक साहब। अंत में बस आप संक्षेप में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है बातचीत के इस अंतिम दौर में हम, तो अगर आप संक्षेप में सारी बातचीत को समेटते हुए कुछ जोड़ना चाहें तो आप कहें अपनी टिप्पणी। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मैं ये मानता हूँ कि साहित्य हो या सिनेमा हो, उसके पीछे कोई न कोई राजनीति अवश्य होती है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि भाई उनको भी अधिकार है और राइट विंग को या कम्युनल को और केवल लेफ्ट को ही क्यों हो। ऐसा नहीं है। विचारधारा कौन सी है, और जैसा कि विनय जी ने कहा कि जो जनता के पक्ष की विचारधारा है, जो भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती रही है, वहाँ इस बात का बहुत महत्व होता है। और संविधान उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सही है कि ज्यादा सिनेमा लोकप्रिय सिनेमा है, लेकिन अगर आप उसका सोशल स्ट्रक्चर देखें, मामूली से मामूली फिल्म का जो बिल्कुल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो उसका सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है जिसमें कि एक तरह से इंक्लूसिवनेस दिखाई देती है। वो इंक्लूसिवनेस जो है वो खत्म की जा रही है। मनोरंजन के लिए ही सही, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस थी, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस खत्म की जा रही है, और वो एक पूरी योजनाबद्ध ढंग से और इरादे के साथ हो रही है। हम ये भूल जाते हैं, हमें तो कम से कम नहीं भूलना चाहिए कि वी और अवर नेशनहुड में गोलवलकर ने क्या लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि अगर निर्विवाद रूप से हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है और केवल हिंदुओं ही के फलने फूलने के लिए है, तो उन सभी लोगों की नियति क्या होनी चाहिए जो इस धरती पर रह रहे हैं, परंतु हिंदू धर्म, नस्ल और संस्कृति से संबंध नहीं रखते। और फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि क्या उनका राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान होना चाहिए। ये चिंता का विषय है। इस विचारधारा से वो पीछे नहीं हटे हैं, वो अब भी उनकी विचारधारा है। और फिल्म उनका प्रोपेगेंडा का एक बहुत मजबूत हथियार है, बिल्कुल उसी तरह का मजबूत हथियार है जिस तरह जर्मनी के हिटलर के समय जर्मनी में हिटलर का हथियार था, नाजीवादी पार्टी का हथियार था। इसलिए हम छोटा या कम करके ना आके, हाँ इसलिए 1950-60 में, बस आखिरी बात, 1950-60 में इप्टा ने और
काफी प्रोग्राम किया और उस समय पूरी एक जेनरेशन लेखकों की, निर्देशकों की, पटकथा लेखकों की, गीतकारों की, संगीतकारों की और इवन अभिनेताओं तक की एक ऐसी पीढ़ी आई थी जो कहीं न कहीं इप्टा से या वामपंथी आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन वही लोग थे जिन्होंने संविधान के मूल्यों को फिल्मों के माध्यम से पेश किया था और जिसने लगभग 4-5 दशक तक हिंदी सिनेमा का प्रभाव काफी विस्तार किया था और जनता को एकजुट रखने में अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल ये जी, अब बिल्कुल ये जो आपने बात कही है, हाँ बिल्कुल ये भूमिका खत्म होगा और ये मेरे ख्याल में ये वही बात है जो विनय जी ने बड़े पुरजोर तरीके से उठाई कि ये जो सिनेमा की नैतिकता का सवाल है कि आप किस तरह का समाज का सिनेमा बना रहे हैं और वो अल्टीमेटली जो समाज निर्माण का एक काम है और सिनेमा भी चूंकि समाज का ही हिस्सा है तो वो उस किस तरफ ले जा रहा है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन क्या आप संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी नैतिकता को समझते हुए काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप सत्ता समूह से अपनी नजदीकी से पिछले बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको अपने हित साध रहे हैं या कोई दबाव है। बहरहाल ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही, बहुत महत्वपूर्ण विषय था और हमको लगा कि इस पर बात करना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में कोई एक ऐसी घटना नहीं थी कि जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बहुत बड़े चेहरे आरएसएस के शताब्दी समारोह में उपस्थित हुए। ऐसा हमने पहले अभी हाल में कहीं नहीं देखा, मुझे याद नहीं आता। तो इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए